झनक सीरियल की कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां ऋषि और झनक एक ही कमरे में गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, जबकि सुबह कब की हो चुकी होती है। इधर गांव में माहौल गर्म हो चुका होता है। झनक की बुआ पूरे घर में हड़कंप मचाए हुए होती हैं और नूतन को ताने मारते हुए कहती हैं कि अब गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगी, क्योंकि उनकी बेटी रात भर शहरी बाबू के साथ रही है। वह कहती है कि अब तो झनक को उसी से शादी करनी पड़ेगी। नूतन बार बार सफाई देने की कोशिश करती है कि शायद झनक किसी मुसीबत में फंस गई हो, लेकिन बुआ गांव की परंपराओं का हवाला देते हुए उसकी बात को काट देती है। वह कहती है कि कोई भी शरीफ लड़की गैर मर्द के साथ रात नहीं बिताती। इसी बीच रुद्रानी आगे बढ़ती है और गुस्से में कहती है कि वह खुद जाकर अपनी बेटी को वापस लाएगी, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अब गांव वालों के सामने सब कुछ साफ होगा और परंपराओं के अनुसार झनक को शादी करनी होगी। नूतन रोते हुए बुआ से विनती करती है कि झनक अभी बच्ची है, उसकी पढ़ाई और भविष्य है, यह शादी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, मगर बुआ उसकी एक नहीं सुनती। फिर वह पूरे गांव को इकट्ठा करके शोर मचा देती है कि झनक रात भर शहरी बाबू के साथ रही है। तभी नूतन की माँ सामने आती है और कहती है कि उन्होंने ही झनक को भेजा था क्योंकि ऋषि के पैर में चोट थी। लेकिन बुआ उनकी बातों को भी सिरे से खारिज कर देती है और ताना मारती है कि बारिश के मौसम में जवान बेटी को भेजते समय उन्हें कोई शर्म नहीं आई। गांव का माहौल अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है, जबकि झनक और ऋषि को अभी इस सब का अंदाजा भी नहीं होता। गांव में उस सुबह जबरदस्त हंगामा मचा हुआ था। बुआ गुस्से में चिल्ला रही थी कि लोग रख लें ये सब, ये तो हमसे नहीं होगा। और झनक भी आपा खो बैठती है। वह कक्का से कहती है, क्या मैं पागल हूँ? शहरी बाबू ने मेरे साथ क्या किया, इसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। आपने तो अपनी बेटी तक वहां भेज दी। नूतन बीच में पड़कर हाथ जोड़ते हुए विनती करती है कि प्लीज आप लोग मेरी बात का यकीन करें, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दामू उसकी बात काटते हुए सख्त लहजे में कहता है, अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। गांव का नियम सब पर एक समान लागू होता है। अगर परासर भैया भी होते तो भी यही होता। हम झनक को वहां से लेकर आएंगे और अगर वह शहरी बाबू के साथ पाई गई तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी। नूतन दुख से कहती है कि अगर उसकी बेटी सच में ऐसा कुछ करती तो वह खुद उसे अपने घर की दहलीज पर नहीं लाती, लेकिन उसे थोड़ा सोचने और समझने का वक्त दिया जाए। वहीं बुआ झनक पर ताना कसती है और दामू सभी गांव वालों को लेकर निकल पड़ता है। नूतन को उसकी सखियां फूल और रानी समझाती है कि उसे झनक को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। गांव वाले लाठी डंडों के साथ ऋषि के ठहरने वाली जगह पहुंचते हैं, जहां उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे अंदर घुस जाते हैं। ऋषि की नींद टूट जाती है और वह नाराज होकर कहता है, क्या बदतमीजी है ये सब। झनक डरते हुए दरवाजा खोलती है और अपने मामा बुआ को देख चौंक जाती है। गांव वाले ऋषि पर चिल्लाते हैं कि उसने गांव की लड़की के साथ रात बिता ली। झनक बीच में आकर कहती है कि ऋषि ने कुछ गलत नहीं किया, बारिश की वजह से उसे रुकना पड़ा और वो उसकी रक्षा कर रहे थे। ऋषि खुद हैरान होकर कहता है कि यह सब बकवास है और उसे जाना है क्योंकि उसकी ट्रेन है। लेकिन बुआ झनक का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटने लगती है। तभी नूतन सामने आकर झनक को झकझोरते हुए कहती है, ये क्या कर रही है। और झनक टूटे मन से कहती है, माँ प्लीज शहरी बाबू को बचा लो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ये मेरी रक्षा कर रहे थे। झनक अपनी माँ से रोते हुए कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, वह तो बस ऋषि को छोड़ने गई थी। लेकिन अचानक तेज बारिश आ गई और सारा गांव डूब गया। ऐसे में वह फंस गई और वहीं रुकना पड़ा। दूसरी ओर गांव वाले ऋषि को पकड़कर पंचायत में लाते हैं, जहां वह गुस्से में चिल्लाता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, बस झनक उसके कमरे में सोई थी और कुछ नहीं। झनक भी मां नूतन को समझाती है कि उसने कोई गलती नहीं की, पर बुआ गुस्से में आकर उसे घसीटते हुए पंचायत में ले जाती है, जहां उसका हाथ भी दर्द कर रहा होता है। दामू ऋषि और झनक को एक साथ खड़ा कर देता है और कहता है कि अब उन्हें शादी करनी होगी क्योंकि उन्होंने गांव की मर्यादा तोड़ी है। झनक यह सुनकर चौंक जाती है और बोलती है कि यह कैसे हो सकता है, उसने कोई पाप नहीं किया, बस माँ के कहने पर शहरी बाबू को छोड़ने गई थी। ऋषि भी गुस्से में बोलता है कि यह सब बकवास है, शादी कोई मजाक है क्या। उसकी मंगेतर शहर में उसका इंतजार कर रही है, 2 हफ्ते में उसकी शादी है। नूतन आंखों में आंसू लिए पंचायत से गुहार लगाती है कि उसकी बेटी निर्दोष है, लेकिन कंका इस मौके का फायदा उठाकर नूतन को ही जिम्मेदार ठहराती है। कालिया और दामू जैसे लोग ऋषि के चरित्र पर सवाल उठाते हैं और आरोप लगाते हैं
कि यह सब पराशर भैया और उनकी बेटी को बदनाम करने की साजिश है। नूतन यह सब सुनकर टूट जाती है और चिल्लाकर कहती है कि आप लोग एक अच्छे इंसान को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन झनक के पिता नूतन को चुप रहने को कहते हैं। झनक तब जोर से बोल उठती है कि वह किसी भी हालत में यह शादी नहीं करेगी। यह उसकी मर्जी के खिलाफ है। उसे पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है। नूतन लाचार होकर कहती है कि वह किससे समझाएं, जब कोई समझने को ही तैयार नहीं। गांव वाले फिर भी अड़ जाते हैं कि उन्होंने दोनों को रात एक साथ देखा, इसलिए अब शादी तो करनी ही होगी। यह सब सुनकर ऋषि का गुस्सा फूट पड़ता है और वह कहता है कि कैसी घटिया सोच है यहाँ की। इंसानियत और परिस्थिति को समझने की बजाय बस शादी जज्बात का तमाशा बना रखा है। गांव में भारी हंगामा मचा हुआ था। एक आदमी झनक पर ताना मारते हुए कहता है, वैसे भी जैसी माँ वैसी बेटी। 20 साल पहले माँ ने यही डंडा फोड़ा था, अब बेटी वही कर रही है। क्या ही किया जाए, चरित्र ही ऐसा है। यह सुनते ही कंका को गुस्सा आ जाता है। वह बोल उठता है, मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। ऋषि भी उत्तेजित हो जाता है और बोलता है, तुम लोग औरतों के साथ ऐसा सलूक करते हो, ये क्या तरीका है। मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम लोग खुद को इंसान कैसे कहते हो। तभी एक और आदमी चिल्ला उठता है, अरे इसको बोलने क्यों दे रहे हो, फटाफट मंडप सजाओ और इन दोनों की शादी कराओ। इतने में झनक गुस्से में आकर पास से चाकू उठा लेती है और सभी को चौंकाते हुए बोलती है, अगर कोई 1 मीटर भी आगे बढ़ा तो मैं अपना गला काट लूंगी। मुझे मरने से डर नहीं लगता। अगर पराशर बाबूजी भी मुझे मारना चाहें तो भी मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस तरह से शादी नहीं करूंगी। यह सुनते ही गांव के लोग सहम जाते हैं। वह ऋषि की ओर मुड़कर कहती है, मुझे सहरी बाबू से बात करनी है, कोई भी मेरे पास मत आना। दूसरी तरफ ईशानी धीरे धीरे पीहू को सुला रही होती है और मन ही मन उससे बात करती है, पीहू, मुझे पता है कि तू अंदर से बहुत ही साफ दिल की है। तू मुझे अभी नहीं मानती, लेकिन मुझे तेरी केयर करना अच्छा लगता है। एक दिन जब तू मुझे अपनाएगी तब तू मुझसे नाराज नहीं होगी। वो दिन दूर नहीं है। तभी अचानक पीहू की आंख खुल जाती है और वह चौंक कर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ईशानी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी देखभाल कर रही थी। पीहू ताना मारते हुए बोलती है, क्यों, रात भर नर्स नहीं थी क्या। ईशानी धीरे से कहती है, तुम्हारे बाबा ने बुलाया था, लेकिन बारिश की वजह से नर्स नहीं आ पाई तो मुझे ही आना पड़ा। इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। पीहू फिर से झुंझलाकर कहती है, तुम बार बार यहाँ क्यों मंडराती रहती हो, 2 मिनट का चैन क्यों नहीं मिलता तुम्हें। ईशानी गंभीर होकर बोलती है, पीहू, मुझे पता है तू मुझे पसंद नहीं करती, गुस्सा हो तो हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी केयर कर रही थी। जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि तू अपना ख्याल रखे। तेरी माँ ऊपर से देखती होंगी, उन्हें अच्छा लगेगा अगर तू खुश रहेगी, मेहनत करेगी, अच्छे मार्क्स लाएगी। मैं तेरी मम्मी की जगह लेने नहीं आई हूँ, लेकिन अगर तू कुछ गलत करेगी तो रोकूंगी जरूर। तेरी माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुझे कुछ सिखा ना सकूं। ईशानी की बातें सुनकर पीहू चिढ़ जाती है और कहती है, बस करो, मुझे तुम्हारी नौटंकीबाजी नहीं सुननी है, मुझे सोना है। यह कहकर वह मुंह फेर कर सो जाती है। ईशानी चुपचाप उसके माथे को सहलाते हुए वहीं उसके पास ही सो जाती है। कुछ पल बाद उसके पति और ननद कमरे में आते हैं। ननद आश्चर्य से कहती है, देखो ये क्या है, ये सोने का टाइम है। ईशानी अचानक पानी का छींटा मार देती है, जिससे उसकी दीदी चौंक जाती है। दीदी गुस्से में बोलती है कि उसे होश भी है या नहीं, सुबह सुबह इतना काम पड़ा है और यह सोती रह गई। ईशानी शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और कहती है कि उसकी आंख लग गई थी। तभी दीदी उसे डांटते हुए कहती है कि किचन में जाकर जल्दी से नाश्ता बना, पीहू किसी भी वक्त उठ सकती है और उसे कुछ देना होगा। साथ ही वो बताती है कि आज उसका व्रत है तो उसके लिए लूची और तला हुआ आलू बनाए। तभी घर का एक और सदस्य कहता है कि उसके लिए स्पाइसी आलू पराठा बना दे। बुआ भी ताना मारते हुए कहती है कि जल्दी जा, अब तक तो बहुत देर हो चुकी है। जहां तहां सोने लगती है। ईशानी सबकी बात सुनकर कहती है कि वो जल्दी से सब कर देगी और यश से भी पूछ लेगी उसे क्या चाहिए। बुआ उसे याद दिलाती है कि किचन में जाने से पहले नहा लेना क्योंकि उसका व्रत है। इस पर ईशानी झुंझलाते हुए कहती है कि इतने सालों से घर में है, इतना तो उसे याद है। फिर ईशानी अपने पति से बात करने के लिए कहती है और उसे बाहर ले जाती है ताकि पीहू कुछ न सुन सके।
बाहर आकर वह कहती है कि उसे जीतनाथ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। जिस तरह से वह ईशानी को बाहर घुमाने फिराने की बात कर रहा था, उससे वह असहज हो गई थी। वह कहती है कि अब पीहू बड़ी हो रही है और उसे ऐसे किसी के साथ भेजना सही नहीं है। उसके पति को यह बात बुरी लगती है और वह कहता है कि जीतनाथ में उसे कोई खराबी नहीं लगती और ईशानी बेवजह शक कर रही है। वो यह भी कहता है कि वह अब यह भी बताएगी कि उसे किससे बिजनेस करना है और किससे नहीं। ईशानी शांत रहकर कहती है कि वो सिर्फ सुझाव दे रही है, लेकिन पीहू पर ध्यान देना जरूरी है। उधर मून लगातार ऋषि को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका फोन ना रिचेबल होता है, ना वह कॉल उठाता है। मून घबराई हुई अंजना के पास जाती है और बताती है कि ऋषि का फोन 2-3 घंटे से नहीं लग रहा, जबकि उसने सुबह 7:30 की ट्रेन पकड़ने की बात कही थी। अंजना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मून बहुत घबरा जाती है और तुरंत अनिरुद्ध के पास जाकर कहती है कि उसकी पहचान है, कुछ रास्ता निकालें, शायद वो सिमुलबुनी जाकर पता लगा सकते हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध मून को समझाते हुए बोलता है, अरे काम डाउन बेटा, ऐसे नहीं होता। वो किसी काम में फंस गया होगा या उसका फोन साइलेंट पर होगा। डोंट वरी। लेकिन मून घबराई हुई सी कहती है, पापा मेरा जी घबरा रहा है, चलिए ना हम लोग सिमलबुनी चलते हैं। सिमलबुनी का नाम सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे झनक की याद आ जाती है, उसकी परछाई, उसकी आंखें, वो अधूरी बातें। अनिरुद्ध तुरंत टालते हुए बोलता है, देखो बेटा वो आ जाएगा, थोड़ा टाइम वेट करो। तुम जैसे बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपने अंदर मैच्योरिटी लानी होगी। इस तरह से हर चीज पर पैनिक नहीं किया करते। दूसरी तरफ गांव में झनक ऋषि को समझा रही होती है। वह भावुक होकर कहती है, हम शादी कर लेते हैं ऋषि, आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी, आप यहाँ से भाग जाइएगा, फिर इन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा। आप किसी और गांव में जाकर नई जिंदगी शुरू कीजिए, मुझे फिर किसी चीज का दुख नहीं रहेगा। ऋषि गुस्से से बोलता है, तुम पागल हो क्या? मैं कह चुका हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या ये सब? झनक आंखों में आंसू लिए पर हिम्मत से कहती है, वो लोग आपको नहीं जाने देंगे, मार डालेंगे आपको, और मैं ये नहीं चाहती। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको चुपचाप शादी करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको फंसा रही हूँ। शादी करिए, मैं खुद आपको आज रात यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाऊंगी। एक बार आप बाहर चले गए, फिर न शादी रहेगी न ये बंदिशें। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप शादी कर लीजिए, आपकी जान बच जाएगी। उधर रात के समय गुंडे ऋषि को धमका रहे होते हैं। वे चिल्लाते हैं, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब शादी करेगा या नहीं? ऋषि आंखों में गुस्सा और इरादा लेकर कहता है, चाहे मर जाऊं, लेकिन इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगा। तभी एक गुंडा चाकू निकालकर उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऐन वक्त पर झनक बीच में आकर चिल्लाती है, रुको। सब चौंक जाते हैं और झनक ऋषि के सामने आकर खड़ी हो जाती है, डर से नहीं बल्कि उसे बचाने की पूरी हिम्मत के साथ। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।